औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। ये दूसरी वॉइस रिकॉर्डिंग है इस किताब की 3 मिनट क़यामत के, जिसमें वो जनाब अपनी दास्तान को बताते हुए बयान करते हैं कि जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो फिर मौका आया कि वो अमली मैदान में उतरें। तो उन्हें एक रेस्क्यू ऑपरेशन अपॉइंट किया गया और वो रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने दोस्तों के साथ चले गए और बड़ी कामयाबी के साथ वो रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। इसमें बस उनके कुछ दोस्त शहीद हो गए। वो कहते हैं कि मेरे दिल में भी बहुत आरज़ू थी शहादत की, बहुत शौक़ था मेरे दिल में, लेकिन जितनी शिद्दत से मेरे दिल में शौक़ शहादत का था उन जवानी के दिनों में जब मैं 17, 18, 20 साल का था, अब उतनी शिद्दत से वो शौक़ नहीं रह पाया। तो बार बार मेरे दिल में ख़्याल आता था कि मैं कहाँ और शहादत कहाँ। तो इस ख़्याल से वो मैदान जंग में गए और वो कहते हैं कि मैदान जंग की हालत कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्द व गुबार था और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, जिसकी वजह से उनके आँखों में इन्फेक्शन हो गया था और आँखों में बहुत दर्द हो रहा था। तो वो वहाँ पर जो मुकीम डॉक्टर होते हैं, रेसिडेंशियल डॉक्टर जो कैंप्स में होते हैं, उनके पास गए। उन्होंने उसको चेक किया आइस को और फिर कहा कि ठीक है, कोई सीरियस बात नहीं है, बस ये क़तरे आँख में डाल दो और 1 घंटे में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन वो क़तरों का इस्तेमाल करने के बाद घंटे क्या चंद हफ़्ते गुज़र गए और उनकी आँखों की हालत कुछ बेहतर नहीं हुई। मख़सूसन उनकी लेफ़्ट आई जो थी वो बहुत दर्द कर रही थी। तो कई डॉक्टर्स के पास गए और इसी दर्द की हालत में उनकी आँख उन्हें बहुत सताती रही और वो मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में शिरकत भी करते रहे, अमलियात अंजाम देते रहे, रेस्क्यू ऑपरेशंस, डिफेंस ऑपरेशंस, ये सब करते रहे। और ऐसे ही वक्त गुज़रते गुज़रते तकरीबन 3 साल गुज़र गए, लेकिन उनकी आँखों की हालत कुछ बेहतर नहीं हुई। वो कहते हैं कि मैं 100 डॉक्टर्स के पास गया और हज़ारों गोलियां खाई, हज़ारों दवाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी आँखों की हालत कुछ बेहतर नहीं हुई। फिर एक दिन ये हुआ कि जब वो नींद में से उठे सुबह सुबह, तो उन्हें लगा कि उनकी आँख पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और जैसे कि बस उनकी आँख बाहर निकल कर गिरने वाली है। तो वो काफ़ी घबरा गए, आईने में जाकर देखते हैं तो वाक़ईन उनकी लेफ़्ट आई जो है वो आई सॉकेट से बाहर आने लगी थी और ज़ाहिरन उनकी आँख के पीछे कोई ट्यूमर हो गया था वो इन्फेक्शन की वजह से, और वो ट्यूमर इतना ग्रो होना स्टार्ट हो गया था कि वो उनकी लेफ़्ट आई को आँख के बाहर पुश कर रहा था। और वो फिर फ़ौरन हॉस्पिटल भागते हैं और हॉस्पिटल जाकर वो जो है उनकी आँख का कंसल्टेशन करवाते हैं, एक्सरेज़ निकालते हैं, तो पता चलता है कि उनके आँख के पीछे एक बहुत बड़ा ट्यूमर ग्रो हो रहा है और वो ट्यूमर की वजह से उनकी आँख पे बहुत प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो फिर वो डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि बस 1 या 2 दिन में ऑपरेशन करके उसे निकाल दें क्योंकि दर्द बहुत शदीद है। तो डॉक्टर्स ने फिर एक्सरेज़ निकाले और सीटी स्कैन किया और फिर जब बररसी की, इवैल्यूएट किया, तो उन्हें पता चला कि ये जो ट्यूमर ग्रो हो रहा है उनकी आँख के पीछे, वो 2 तरह से कनेक्टेड है। एक उनकी आँख से कनेक्टेड है और दूसरा उनके ब्रेन से भी कनेक्ट हो गया है। और अगर ये ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो या फिर बीमार की यानी इनकी आँख जा सकती है या फिर इनके ब्रेन को डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो उन्होंने इवैल्यूएट करके डॉक्टर्स ने कहा कि ये ऑपरेशन में जो है वो 60% एंड हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंजर है एंड ज़्यादा रिस्क है, तो वो ऑपरेशन करने से इनकार करते हैं। लेकिन ये बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और इल्तिमास करते हैं और हत्ता जो पेपर्स पे साइन करने की ज़रूरत थी वो सारे साइन करके वो ज़िम्मेदारी अपनी गर्दन पे लेने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर डॉक्टर्स मान जाते हैं कि वो इनका ऑपरेशन करेंगे। तो एक आई स्पेशलिस्ट और एक न्यूरो सर्जन ये सब ऑपरेशन थिएटर में हाज़िर हो जाते हैं और इनका आई ऑपरेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। और ऑपरेशन थिएटर में आने से पहले दोबारा इनसे कहा जाता है कि देखिए ये ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं यानी चूज़ कर सकते हैं कि आप ऑपरेशन अंजाम ना दें। लेकिन
लेकिन क्योंकि आप इतना इसरार कर रहे हैं तो इसलिए हम ये ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके एम्फेसिस पर और इंसिस्टेंस पे हम ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, वरना ऐसे ऑपरेशन को हम अंजाम नहीं देते, क्योंकि इसमें हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ साइट यानी आंखें जाने का डर, या दिमाग को नुकसान पहुंचने का डर, या हत्ता मौत का चांस है। तो ये पॉसिबल है कि आप ऑपरेशन थिएटर में ही आपकी जान चली जाए, क्योंकि ये ट्यूमर जो है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप ऑपरेशन करें और इसको कंटिन्यू करें। और फिर वो जो है तमाम अपने रिश्तेदारों से हलालियत तलब करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, अपनी बीवी को खुदाफिज़ी करते हैं। उनकी बीवी प्रेग्नेंट है, आई थिंक 3 या 4 महीने वो प्रेग्नेंट है। तो वो अपनी बीवी को खुदाफिज़ी करते हैं, तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन करके उन्हें खुदाफिज़ी करते हैं, हलालियत तलब करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फिर बीमारिस्तान की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, उन्हें एक एहसास होता है कि जैसे कि बस ये इनके आखिरी लम्हे हैं और ये ऑपरेशन थिएटर से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स जो थे वो बहुत ही केयरफुली सारी तैयारी के साथ अपना काम शुरू करते हैं, और वही ऑपरेशन के राइट एट द बिगनिंग इन्हें बेहोश किया जाता है, और फिर ये बेहोश हो जाते हैं और फिर ऑपरेशन का काम शुरू हो जाता है। और ऑपरेशन तकरीबन 6 घंटे चलने वाला था। तो डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था इनसे कि ऑपरेशन 6 घंटे चलेगा, लेकिन इत्तेफाकन क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थे तो ऑपरेशन बहुत देर तक चला, 6 घंटे से भी ज़्यादा। और ये डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस ट्यूमर को निकालें, लेकिन क्योंकि ट्यूमर ब्रेन से कनेक्टेड था तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। तो फिर वो बहुत ज़्यादा कोशिश और ज़्यादा दिक्कत से और प्रिसिशन से डॉक्टर्स काम करने लगे। बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी वाली हालत हो गई थी ऑपरेशन थिएटर में। और फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ते गया और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए, क्योंकि ज़ाहिरन कोई नर्व्स जो है वो स्पेसिफिक नर्व्स उस ट्यूमर से कनेक्टेड थे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली हालत हो गई थी, सारे डॉक्टर्स काफ़ी परेशान थे। फिर अचानक ये हुआ कि तकरीबन ऑपरेशन के लास्ट फ्यू मिनट्स या लास्ट 15-20 मिनट्स थे, तो ये कहते कि अचानक ये हुआ कि ऐसे लगा जैसे कि बस ये कामयाब हो गए, इन्होंने वो ट्यूमर निकाल दिया है। और बहुत ही मुझे आराम फ़ील होने लगा, जैसे कि बस पूरी बॉडी मेरी आराम हो गई, और वो दर्द जो मुझे इतने सालों से सता रहा था वो ख़त्म हो गया, और बिल्कुल बहुत ही हल्का मुझे महसूस होने लगा। जब ये एहसास होने लगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और इन्होंने ट्यूमर निकाल दिया है, तो बहुत आराम महसूस हुआ, और मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करने लगा कि खुदा तेरा बहुत शुक्र कि ये इतने सालों से जो आँख का दर्द और सर का दर्द था, अब इससे मुझे निजात मिल गई और राहत मिल गई, तेरा बहुत बहुत शुक्र। और दरहाल ही के यानी इतने सारे इक्विपमेंट्स मेरे फेस और बॉडी पे कनेक्टेड थे, लेकिन फिर भी इतनी मुझे राहती और कंफर्ट महसूस हो रहा था ये दर्द ख़त्म होने का, कि मैं उस बिस्तर पर उठकर बैठ गया। और फिर मैं बस बैठकर बस आगे देख ही रहा था। बस ऐसा लगा कि एक लहज़े में मेरे तवल्लुद यानी मेरी बर्थ से लेके अब तक की पूरी ज़िंदगी मेरे आँखों के सामने से पूरी डिटेल के साथ एक लहज़े में गुज़र गई। और जैसे मैंने अपनी नज़र दौड़ाई मेरे सीधे हाथ की तरफ, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और ज़ीबा नौजवान खड़ा हुआ है, मेरी तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसको देखकर मैं काफ़ी मबहूत हो गया, उसकी हैबत मेरे अंदर समा गई, और मेरे दिल में ये बात बार बार आने लगी कि कितना ज़ीबा है ये इंसान। दिल चाह रहा था कि उठूं और उसे गले लगा लूं। और फिर जब मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो देखा कि यहाँ मेरे दादा, मेरे चचा जान और दूसरे अफराद यहाँ खड़े हुए थे। और तब मुझे याद आया कि मेरे चचा जान को गुज़रे हुए तो चंद साल हुए, फिर ये यहाँ कैसे मौजूद हो गए। फिर वापस मैंने उस नौजवान को देखा जो बहुत ज़ीबा था, और मैंने सोचने लगा कि ये पहले मैंने इस शख्स को कहीं देखा है, इससे मेरी कहीं मुलाकात हुई है, ये कौन शख्स है जो मुझे इतना आशना लग रहा है। यही सोच रहे थे कि उन्हें अपने चाचा का बेटा भी नज़र आने लगा जो जंग के दौरान शहीद हो गया था।
और उस नौजवान को देखते हुए मैं जब ये सोच रहा था तब मुझे याद आया कि तकरीबन 25 साल पहले मैंने इसी शख्स को इसी ज़ीबाई के साथ देखा था, और उन्हें याद आता है कि ये जनाब इज़राइल है। तो वो अदब से उन्हें सलाम करते हैं और कहते हैं कि आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और जनाब इज़राइल भी उन्हें जवाब देते हैं और एक बड़ी बड़ी प्यारी मीठी मुस्कुराहट देते हुए इस शख्स से कहते हैं, चलना है। इंशाल्लाह आगे का मतलब जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में शुरू होगा। तो इंशाल्लाह फिर थर्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं बाकी के मतलब आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफ़िज़।